गाजियाबाद के लोनी में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के कार्यालय में घुसकर उन पर जानलेवा हमला करने वाला जिहादी जिशान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आज इसी खबर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जिशान पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। सीएम योगी ने भी इस मामले में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। योगी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी थी और ये बड़ी खबर कुछ ही घंटों में निकलकर सामने आ गई। जिशान को पुलिस ने ढेर कर दिया, चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया। आपको बता दें कि आनंद फानन में उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, डॉक्टर ने उसको वहां डेड डिक्लेयर कर दिया। बता आपको यह दे कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बयान दिया था। उसके ठीक अगले दिन जिहादी जिशान को लोनी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अली गार्डन स्थित कार्यालय में सलीम वास्तिक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। इस हमले के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से जिहादी जिशान का पीछा किया और उसकी पहचान सुनिश्चित की। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जिशान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रविवार देर शाम एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिशान अपने एक साथी के साथ भागा इलाके में घूम रहा है। पुलिस ने जब बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसकी बाइक स्लिप हुई। बदमाशों ने इसके बाद पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और जिशान घायल हुआ, कई गोलियां उसको लगी। हालांकि दूसरा जो साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस कमिश्नर ने इस पर प्रतिक्रिया दी। जे रविंदर गौर ने जानकारी दी, घटनास्थल से एक पिस्टल, एक कारतूस, बाइक सलीम वास्तिक पर हमले में इस्तेमाल किया गया वो पेपर प्लेट, धारदार हथियार सब बरामद किया गया। वहीं अब जिशान के बाद पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। ये कार्रवाई दर्शाती कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई जिहादी उत्तर प्रदेश में मजहबी तांडव करने की कोशिश करेगा तो योगी की फोर्स उसे ऐसे ही जहन्नुम में चुन चुन कर पहुंचाती रहेगी। दिन पहले लोनी थाना में एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो हमलावर थे उनके आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उस पे पुलिस टीम्स लग गए थे अरेस्ट करने के लिए। इनाम घोषित हुआ। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वही लोग फिर से लोनी में आके कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इस पे हमारे लोनी थाने के पुलिस टीम, हमारे देहात के एसओजी टीम ने घेराबंदी किया था। तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम जिशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया। एक साथी फरार है, क्योंकि मौके के फायदा उठाते हुए अंधेरा था, एक साथी फरार हो गया। उसकी तलाश हम कर रहे हैं। लोनी के लिए, उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक बहुत बड़ा जश्न का दिन है कि उस जिहादी राक्षस को, जो माननीय योगी जी ने कहा था कि बख्शे नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कारनामा कर दिखाया। जो केवल लोनी नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, दुनिया के रहने वाले लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके जो अरमान थे उनको पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, माननीय योगी जी की पुलिस ने किया है। इसलिए पूरे पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई। उसका एनकाउंटर में मारा जाना ये सिद्ध करता है कि कानून से खिलवाड़ करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई बचेगा नहीं। और जो भी लोग साजिश में हैं, और भी लोग हैं, हमें उम्मीद है, हमने कहा था कि पुलिस उनके खोपड़ी में गोली मार के एनकाउंटर करे। पुलिस ने 1 लाख के इनामी जिशान को मार गिराया है। मुझे उम्मीद है एक एक को ढूंढकर, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे इनके आका, सबको नेस्तनाबूद करने का काम माननीय योगी जी की सरकार करेगी। इस वक्त उसी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जहां से मोहम्मद जिशान, जो जिहादी था, उसको लेकर जाया गया है। हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मोहम्मद जिशान को पहले लाया गया था। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया और उसके बाद अब यहाँ से उसको लेकर जाया जा चुका है। यहाँ पर आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि एनकाउंटर के दौरान जो जिशान है, मोहम्मद जिशान, उसने करीब 10 से 12 मिनट ये पूरी जो फायरिंग वगैरह की थी, 10 मिनट फायरिंग की थी। इसमें
10 बार उसने पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिसकर्मियों ने भी उस पर फायरिंग की तो उस दौरान मोहम्मद जिशान की मौत हो गई। वो ढेर हो गया। तो बड़ा एक्शन दिखाई दिया है और सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा प्रयास करने वाला जिशान जहन्नुम में पहुंच चुका है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खबर की। आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि दूसरा साथी अभी फरार है, उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है रत्नेश जी आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे। और रुचि श्रीवास्तव हमारी जो संवाददाता हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को कवर किया, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रुचि की तरफ बढ़ेंगे। रुचि, किस प्रकार से एनकाउंटर हुआ जिशान का, किस प्रकार की फील्डिंग सेट की गई थी पुलिस के द्वारा, योगी के आदेश के बाद किस प्रकार से पुलिस एक्टिव हुई, ये तमाम जानकारियां दर्शकों को बताइए। और दूसरा साथी जो फरार चल रहा है उससे संबंधित क्या जानकारी है रुचि? पहले मैं ये बता दूंगी कि दर्शक खबर की बरासत वो जाती शान एंटर हुआ है दर्शक ने कि मैं था कैसे जो उठना हुई है के ऊपर जिहादी बख्तियार के ऊपर उनको किया था और उन पर किया उन पे उनकी नहीं, नेटवर्क नहीं भैया। एक बार रुचि की आवाज सही करिए, उसके बाद में बात करेंगे रुचि से। तब तक रत्नेश जी की तरफ बढ़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। रत्नेश जी, एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि तय हो चुका है कि कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से सलीम वास्तिक की हत्या का प्रयास किया गया, उसके कुछ ही घंटों के अंदर इस सफलता की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन इस प्रकार के जिहादियों के हौसले पस्त नहीं होते हैं। कितनी भी कार्रवाई हो जाए, उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? आशीष भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए आशीष जी, माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में हमारे प्रदेश के सभी लोगों की सुरक्षा हमारा प्राथमिक दायित्व है और हम उसका निर्वहन बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं जी। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कभी ये नहीं देखते कि वो मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है। अगर उसकी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उससे हमारा पुलिस और प्रशासन उसी भाषा में निपटता है जिस भाषा में वो चाहता है कि उसको जवाब दिया जाए। जिस प्रकार से सलीम वास्तिक जैसे एक व्यक्ति को, जो जिनकी पहचान जहां तक मुझे पता है कि वो एक्स मुस्लिम है और उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है और इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं, इस्लाम में सुधार की वकालत करते रहते हैं और ऐसे सामाजिक और धार्मिक सुधार वाले व्यक्ति को अगर निशाना बनाया जाता है तो निसंदेह हमारी सरकार के लिए चुनौती थी। लेकिन हमारी गाजियाबाद की पुलिस ने उस चुनौती को 24 घंटे के भीतर समाधान करते हुए उस जिहादी और लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके जिशान को उसकी वास्तविक जगह पर पहुंचा दिया है। और एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जो 2017 में मुख्यमंत्री पद के साथ जो शपथ ली थी माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कि यूपी को अपराध और अपराधी मुक्त बनाएंगे, उस पर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार काम कर रहे हैं। उसका जो दूसरा साथी फरार है, कुछ ही दिनों का इंतजार करिए, वो भी एक किसी न किसी इनकाउंटर में ढेर होता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, ओके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ हम बढ़ेंगे, सर्वेश त्रिपाठी जी की तरफ। सर्वेश जी, आपकी पार्टी हमेशा से एनकाउंटर को संदेह की नज़र से देखती है। आपके नेता हमेशा कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ है सलीम वास्तिक पर, उनके गला रेत कर हत्या करने की जो कोशिश जिहादियों ने की थी, उनके ऊपर जो ये एक्शन हुआ है, उसको अब आप लोग किस प्रकार से देखेंगे सर? सर्वेश जी। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की वो किस धरने पे जा रही है जी। सलीम के ऊपर हमला होता है, इतना मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का, पहले उस पे हमला होता है, उसके बाद पुलिस पे वो 2 लोग फायर करते हैं, उनको डर, उनके अंदर पुलिस का, प्रशासन का डर जो है वो डिटरेंस 1-2 कौड़ी का नहीं बचा है इनके अंदर। ये छोटे छोटे अपराधी जो हैं, इनका इतना मन बढ़ गया है कि ये पुलिस पे, जब एनकाउंटर कैसे होता है, पुलिस के ऊपर फायर होता है, पुलिस रिटेलिएट करती है, बिल्कुल पुलिस के ऊपर जो फायरिंग हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, हत्या का प्रयास हो रहा है, ये बताता है कि कानून व्यवस्था जो है वो एकदम ही चमराई हुई। तो ये हम, दूसरी बात, दो थे
एनकाउंटर हुआ, एक को गोली लगी, एक भाग गया। ये भी बहुत बहुत आप समझिए कितनी चीजों पे आप मुग्ध होकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये आप कानून व्यवस्था, इसका जब नंबर ऑफ एनकाउंटर्स या नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि कानून व्यवस्था आपकी खराब है। आप पीठ किस चीज के लिए थपथपा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस चीज के लिए खुश हो रहे हैं हम कि सलीम को हमला हुआ उस पर खुशी है, आपके कानून व्यवस्था अच्छी है, कि ये अपराधी 2 थे उसमें से एक भाग गया, इस पे इसकी खुशी है। किस चीज के लिए हर्षोल्लास का विषय है ये? कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था की तरह देखा जाना चाहिए। अपनी कमियों को पहले आत्ममंथन करना चाहिए, और जब तक आप आत्मावलोकन नहीं करेंगे कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। ठीक है, ओके, इस पर जवाब ले लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता का। रत्नेश जी, कानून व्यवस्था के एंगल से इसको देखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनका कहना है कि सवाल ये नहीं है कि एनकाउंटर हुआ वो तो ठीक है, वो तो कार्रवाई का एक विषय है, आप पुलिस पर फायरिंग होगी तो उधर से कार्रवाई होगी, लेकिन इतनी हिम्मत बढ़ कैसे जाती है? वही जो मैंने आपसे पूछा था वही दोहराया है सर्वेश त्रिपाठी जी, उसका जवाब दीजिए। कानून नाम का कोई डर है कि नहीं है यूपी में? रत्नेश जी। देखिए आशीष भाई, ये कानून का डर है और कानून का शासन ही है कि कोई छोटा मोटा अपराधी शुरुआती दौर में ही निपटा दिया जाता है। वो कोई बड़ा माफिया नहीं बन पाता जो किसी पुलिस वाले की खाल खींच के उसमें भूसा भर दे, पुलिस वाले को किडनैप कर ले तो मुख्यमंत्री उससे कहे कि अरे भाईजान छोड़ दीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो इस प्रकार के माफिया तो निसंदेह अब नहीं पैदा हो रहे हैं। कोई ऐसा माफिया नहीं पैदा हो पा रहा है जो हाई कोर्ट के जज का काफिला रुकवा लेता था, कहता था पहले मैं निकलूंगा उसके बाद हाई कोर्ट का जज निकलेगा। कोई ऐसा माफिया नहीं पैदा हो पा रहा है जो जिसके मामले की सुनवाई करने से हाई कोर्ट के जज मना कर दे। कोई ऐसा माफिया नहीं पैदा हो पा रहा है जो किसी को भी दिन दहाड़े उठाकर उसकी जेल में रहते हुए भी हत्या करवा दे। कोई ऐसा माफिया नहीं पैदा हो पा रहा है जो किसी मुख्यमंत्री की सुपारी ले ले और कह दे कि तुमको 24 घंटे में मार लोग माफिया थे। सर्वेश भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला था, प्लीज सुनिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार में ही पैदा हुए थे। हमने तो मिटाया। हम तो भाई सीधी सी बात कर रहे हैं, हम छोटे को बड़ा बनने ही नहीं देंगे। छोटा जैसे ही कोई दुस्साहस करेगा उसको छोटे स्तर पर ही खत्म कर देंगे। हम तो जड़ से ही पेड़ का, हम पौधे को बड़ा बरगद बनने ही नहीं देंगे। हम उसको पौधे की शक्ल में समाप्त कर देंगे, अपराधी कोई भी हो। और अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को इतना दिक्कत है तो भैया उत्तर प्रदेश की सरकार, आपका कहना मैं मान लेता हूं कि हमारी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपकी सरकार के मुताबिक हमारी सरकार में एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या नहीं हो रही है, टीएसपी जियाउल हक की हत्या नहीं हो रही है, गोंडा में जैसे सीएमओ को आपके मंत्री ने किडनैप कर लिया था वैसे कोई किडनैप नहीं हो रहा है। आपकी सरकार में जिस प्रकार से हजरतगंज में सीओ को गाड़ी में लपेट के मारा गया तो उस प्रकार कोई मारा नहीं जा रहा है। आपकी सरकार की तरह हमारी सरकार में हर तीज त्योहार पे दंगे नहीं हो रहे हैं। आपकी सरकार की तरह हमारी सरकार में माफिया सरकार नहीं चला रहा है। बड़ी लंबी लिस्ट, हमारी कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जनता जो कानून व्यवस्था चाहती है वो समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और हमारी कानून व्यवस्था पुष्ट है, मजबूत है, दुरुस्त है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, वो अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। सरकार ने उनको वापस, जनता ने उनको वापस ही भेजा था, हमने रिपीट किया। ठीक है, ओके। रत्नेश जी, अब सर्वेश जी, आप किस प्रकार से इसको देखेंगे भाई, ये बताइए। देखिए, ये तो आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इसी में एक चीज़ जोड़ देता हूँ। आपने कानून व्यवस्था की बात की, ठीक है, कानून व्यवस्था का विषय जाहिर तौर पर है, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन आरोपी ने जिस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की, वो एक एक्स मुस्लिम था, वो इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ बोलता था। अब ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ एक कानून व्यवस्था की नज़र से देखा जाने वाला विषय है, ये कट्टर मानसिकता का भी सवाल बनता है यहाँ पर। इस पर भी सर्वेश जी आपका टेक चाहूंगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पहली चीज ये है कि रत्नेश मिश्रा जी ने बिना मतलब की बातें की। जो सवाल है उस सवाल पे अभी तक कोई उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये सीधा कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ इतना मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का कि एक छोटा सा अपराधी सलीम पे आक्रमण करता है और इनको कोई डिफरेंस नहीं है पुलिस का। उसके बाद एनकाउंटर, उसके बाद पुलिस का नहीं तय तो मैं ही, मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं ही करूंगा, तुम आपसे पूछ के थोड़ा तय करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर का डेटरेंस पुलिस का डेटरेंस दो प्रशासन का नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि वो इस्लामिक जिहादी और कट्टरपंथी बोल सके।
समाजवादी पार्टी के किसी नेता में औकात नहीं है कि वो इस्लाम कट्टरता को तोड़ सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में औकात नहीं है कि वो कट्टर इस्लामिक जिहादी तत्वों के खिलाफ बोल सके। नहीं है तुम्हारी क्या औकात है? 2 साल एक पार्टी में रहे तो तुम्हारी क्या औकात है रत्नेश? तुम्हारी क्या औकात है रत्नेश? एक साल एक पार्टी में रहे तो दूसरी साल दूसरी पार्टी में रहे तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम औकात में आ रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? 2 साल किसी और पार्टी में रहे तो दूसरे की औकात नहीं करो तुम। हमने दूसरे की औकात नहीं करो तुम। हमने अतीक को ठोका, हमने मुख्तार को ठोका, तुमने अतीक को ठोका। तुम कह रहे हो तुमने ठोका, तुम कह रहे हो तुमने ठोका, तुम कह रहे हो अतीक को तुमने ठोका। तुम मान रहे हो, तुम मान रहे हो अतीक को तुमने ठोका। किस पार्टी में थे तुम? किस पार्टी में थे तब? किस पार्टी में थे तब? तुम कांग्रेस में थे, तब तुम कांग्रेस में थे रत्नेश, तब तुम कांग्रेस में थे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, तब तुम कांग्रेस में थे रत्नेश मिश्रा, तब तुम कांग्रेस में थे, तब तुम कांग्रेस में थे। अभी 1.5 साल पहले तुम कांग्रेस में थे रत्नेश मिश्रा। औकात मत देखो दूसरे की, मैं औकात पे आऊंगा हालत खराब हो जाएगी। औकात पे मत आओ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। 1.5 साल पहले दूसरी पार्टी में थे, 2 साल पहले दूसरी पार्टी में थे। गैर कानूनी आदमी तुम कह रहे हो तुमने अतीक, सुनिए तुम कह रहे हो तुमने। अरे सुनिए भाई, ये व्यक्तिगत हमले का समय नहीं है, व्यक्तिगत हमले नहीं। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि निजी हमले ना हो तो बेहतर है। सर्वेश जी, निजी हमले ना हो तो बेहतर है। रत्नेश जी निजी हमले ना हो, व्यक्तिगत हमले, निजी हमलों का ये मंच नहीं है, निजी हमलों का मंच नहीं है कि फला समय में आप कौन सी पार्टी में थे, आपके औकात क्या, इस प्रकार के शब्दों की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है, मैं रोक रहा हूं। कोई भी चाहे रत्नेश जी हो, चाहे वो सर्वेश जी हो, कोई भी औकात इत्यादि पे नहीं जाएगा। हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट भी है, मैं सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे अवसर दीजिए, मैं बाकी लोगों से भी बात कर पाऊं, उनका रिमार्क आप लोग जान पाए। इसीलिए तू मैं की लड़ाई मत बनाइए, रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहिएगा आप दोनों लोग। हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं, इमरोज आलम साहब, वो बेहतर बता पाएंगे। इमरोज जी, क्या आपको लगता है जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं, ये तमाम कुरीतियों को बताने की कोशिश करते हैं, उनको जानबूझकर इस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ सुनियोजित नफरत खड़ी की जाती है और अंत में उनका गला रेत दिया जाता है? क्या आपको भी डर लगता है क्या, बतौर एक एक्स मुस्लिम? तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। और जो आपने कहा कि जो इस्लाम छोड़ते हैं, जो कुरीतियों को इस तरह बताएं कि ये क्या किया जाता है, देखिए आपको मालूम होगा कि एक मुफ्ती का, एक मौलवी का फतवा इतनी ताकत रखता है अपने आप में, इतना बल रखता है, अपनी इतनी कुव्वत रखता है कि वो 2 मुल्कों की आपस में लड़ाई करा सकता है और पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा सकता है। मुफ्ती का फतवा इतनी ताकत रखता है। और ये जो फतवा है कि जो इस्लाम छोड़ देते हैं, मुर्तद की एक ही सजा सरतन से जुदा, कि जो इस्लाम छोड़ देते हैं, तो ये फतवा किसी मुफ्ती का नहीं है, किसी मौलाना का नहीं है, किसी उलेमाए दीन का नहीं है, किसी अल्लामा का नहीं है। ये फतवा 1450 साल लगभग होने जा रहे हैं। खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो मुर्तद हो जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए। एक जगह नहीं, मल्टीपल हदीसों में है। अब सवाल उठता है कि कत्ल क्यों किया जाए। आपने पुरानी फिल्में देखी होगी कि 1 नंबर 2 की दुनिया है, उसमें कोई शख्स काम कर रहा है और जब एक बार उसके बीवी बच्चों को पता चलता है कि इस पाप की कमाई से तुमने हमारा पेट भरा, तो उसका जमीर जागता है और वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बॉस, मैं आज से ये नंबर 2 की दुनिया छोड़ रहा हूं। तो कहते जाओ, शौक से जाओ। जैसे गाड़ी में बैठता है तो नीचे पहले ही गाड़ी में पीछे एक पिस्टल लेके बैठा रहता है और तुरंत उसको मार देता है ढीचियां, क्योंकि अंदर की बात ये गलती से भी कहीं बाहर ना बोल दे, बाहर ना कह दे। तो इस्लाम भी सेम टू सेम इसी तरह का मजहब है। माले गनीमत किसे कहते हैं? लूट के माल को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तक के सारे नबियों पर माले गनीमत हराम था, लेकिन आखिरी पैगंबर मैं हूं जिस पर अल्लाह ने माले गनीमत हलाल कर दिया है। उसमें खाली ऊंट, अशरफिया, सोना चांदी नहीं, उसमें बहन, बेटी, बच्चियां भी हुआ करती थी। उन्हें खुद से यूज करो, लोंडी बनाकर रखो, जब मन भर जाए तो बेच दो। तो ये सारी की सारी कुरीतियां, ये सारी की सारी चीजें, ये कुप्रथाएं जब इंसान
इस्लाम छोड़ेगा तो बाहर जाके बोलेगा, इसलिए लिहाजा एक ही तरीका बनता है इससे बचने का, इससे बचाव का, उसको मार दिया जाए। मुर्तद की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ठीक है, हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, आप प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि आपने जो बात की वो बेहद महत्वपूर्ण है और यही बातें तो वास्तिक जी करते थे हमारे साथ, वो नियमित अंतराल पर डिबेट में जुड़ते थे, मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, हम लोग नियमित अंतराल पर बात करते थे। में साफ तौर से लिखा हुआ है, सूरह तौबा की 5वीं आयत में 9 की 5 में साफ तौर से लिखा कि हाथ लगा के बैठो, है ना। हालांकि उसमें रमजान के महीने के लिए मना किया गया, जब ये 4 महीने बीत जाएं, जिनमें से एक रमजान का भी है, लेकिन अलतकैया किया गया है, अल्लाह ने भी अलतकैया किया है और रमजान में मारा उनको। अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इमरोज जी, अब जो एक्शन हुआ है इस प्रयास के बाद, इस जिशान ने जो प्रयास किया, गला रेतने की कोशिश की, गला रेत भी दिया, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वास्तिक जी, जो एक्शन हुआ है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, उसको मैं इस प्रकार से देखता हूं, जो हम एक्स मुस्लिम लोग हैं, अगर कोई बड़ा आदमी आके कहता लो तुम सबको ये 1000 करोड़ बांट रहा हूं, शायद उससे इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी योगी जी ने ये एक्स मुस्लिमों के लिए जो एक तोहफा दिया नायाब के मुर्तद की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो ये सरतन से जुदा वालों को अब पता चल जाए ये ऐतिहासिक एनकाउंटर है। कम से कम यूपी में तो एक्स मुस्लिमों को कोई छूने से पहले ही 100 बार सोचेगा, वरना जैसे मैं एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकाल रहा था, दिन रात मुझे धमकियां आ रही थी कि गाजियाबाद से हरिद्वार तक, सोचा था अच्छा तू मेरठ से निकलेगा ना, मेरठ में तुझे जहन्नुम में पहुंचाते हैं। तो इतनी धमकी। और पिछले साल 25 नवंबर को मेरे ऊपर भी एक जानलेवा हमला किया गया था, अचानक कनॉट प्लेस में, देखिए जो दिल्ली का दिल कही जाती है जो जगह, उस जगह पे हमला हुआ था। वो तो गलती से पुलिस की गाड़ी का सायरन बज गया और मुझे छोड़कर भाग गए, जिसमें बहुत सारी चोट आई थी, मेरा पूरा चेहरा वगैरह बिगड़ गया था। तो ये योगी जी ने बहुत अच्छा किया और मैं सारे एक्स मुस्लिमों से कह रहा हूं बार बार कि जो जहां जहां रह रहे हो सबके सब यूपी में आकर बसो, जहां पर योगी बाबा जी का बुलडोजर आपको छूने भी नहीं देगा। और ये होना ही था। नहीं, ये जी, बहुत अच्छा किया, बहुत, मतलब ये कि यार कैसे तुम किसी को भी मार सकते हो क्या? तुम्हें, चलो जब तुम कहीं फंसते हो, जब कहीं फंसते हो तो तब संविधान लेकर आते हो, वैसे कभी भी पूछ लो, तुम्हारा कुरान हमेशा रहता है सर्वोपरि, किसे पूछ लो। अच्छा, एक चीज और इमरोज जी, एक चीज और, देखिए आपसे बात करना इसलिए ज्यादा मुझे सही लग रहा है क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम है और ये खतरा आपके ऊपर भी हमेशा मंडरा रहा है और मंडराता रहेगा भविष्य में, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी कट्टरता है, दिन रात धमकियां हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। यात्रा के लिए कहा तो जितनी धमकियां, हमारे साथ हाजी नाजिम भी जुड़ गए हैं, इस वक्त रोज मिल रही है। हाँ, हमारे साथ हाजी नाजिम भी जुड़ गए हैं, इस्लाम मामलों के जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम जी, मजहब छोड़कर आलोचना करने वालों की बस एक ही सजा है, सरतन से जुदा। और क्या ये जो हुआ है इसको आप सही ठहराते हैं? ये आपसे समझना चाहूंगा मैं। इमरोज आलम एक एक्स मुस्लिम और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर भी तलवार लगातार लटक रही है। अब आपकी टिप्पणी इसमें महत्वपूर्ण होगी बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम। हाँ आशीष भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही, दुरुस्त है सर, बताइए। हाँ आशीष भाई, देखिए अभी आप सुदर्शन न्यूज के अंदर है, अगर कल को आपका प्रमोशन हो जाता है, आप आज तक में जाकर एंकर बन जाते हैं, तो अब मुझे बताइए आशीष भाई, आप एक्स सुदर्शन न्यूज के नाम से प्रमोट होंगे या आज तक के नाम से प्रमोट होंगे? भाई आशीष भाई, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप सुदर्शन न्यूज से हट के आज तक में एंकरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं कि आप आज तक के एंकर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक्स मुस्लिम के नाम से, भाई जब वो मुस्लिम है ही नहीं तो यहाँ पे एक्स मुस्लिम लगाने की क्या जरूरत है? और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का मामला बना है, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर यहाँ पर जो मामला पकड़ रहा है, न्यूज कुछ नहीं है, एक व्यक्ति प्रशासन को मारने की धमकी भी दे रहा है, और एक आपने देखा होगा कि किस तरीके। अच्छा, मुझे हाजी नाजिम जी, मैं आपको इंटरप्ट माफी के साथ कर रहा हूं सर, मुझे बस सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहिए क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इट मीन्स अ लॉट। आप ये बताइए, इस्लाम की दृष्टि से जिशान ने जो किया वो सही किया या नहीं किया? इस पे हाँ ना में जवाब चाहिए। रुकिए, अरे रुकिए भाई, आप रुकिए सर, मैं अब बात करूंगा आपसे। इमरोज भाई, हाजी नाजिम जी इसका जवाब दीजिए, इस्लाम की दृष्टि में जो उन्होंने किया वो सही या गलत, बताइए। आशीष भाई, ये देश संविधान से चलता है, इस्लाम से नहीं चलता। इस्लाम की दृष्टि से बताइए, इस्लाम की दृष्टि, इस्लाम क्या कहता है? आप स्कॉलर हैं सर, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आपसे मैं वही दृष्टि, संविधान के लिए हमारे पास सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, उनसे हम समझ लेंगे। आप इस्लाम की दृष्टि से बताइए, अपना पक्ष रखिए सर।
इस्लाम के दृष्टि में क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? गला रेतने की जो कोशिश हुई वो सही या गलत, इस्लाम क्या कहता है? हाँ देखिए आशीष भाई, देखिए मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके की ये घटना घटी और उसके बाद एक व्यक्ति प्रशासन यानी पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहा है, तो भाई ये देश के अंदर चल क्या रहा है? ऐसे ही चलेगा क्या देश के अंदर? कानून व्यवस्था की तरफ मत मोड़िए। मैं ना मैं ऐसी किसी चीज को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं आपसे बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर सीधा सवाल मेरा रहेगा, पूरे डिबेट में मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा, दूसरा सवाल मैं पूछूंगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग एल्स। मुझे बस एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा आज। इस पर अगर जवाब दे पाए तो दीजिएगा, नहीं तो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, डू वॉट एवर यू वांट। मेरा सीधा सवाल है, इस्लाम की दृष्टि से जो जिहादी जिशान ने करने का प्रयास किया वो सही या गलत, बताइए क्या कहता है आपका इस्लाम? अमन का पैगाम इस्लाम क्या कहता है? भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान जो कहता है वो हो गया है, उसके ऊपर एक्शन हो गया, जो वो चीजें। सर संविधान की बात हम संविधान की जानकारों से पूछ लेंगे, समझ लेंगे, हमको भी पता। आप एक मुस्लिम स्कॉलर आए हैं सर, इस्लाम क्या कहता है मुझे वो समझाइए। मैं जानना चाहता हूं इस्लाम को, मुझे बताइए क्या ये सही किया उन्होंने, गलत किया? बस इतना छोटा सा सवाल है। आशीष भाई देखिए, मैं तो फिर वही कहूंगा कि ये प्रशासन का काम है। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा चलिए इमरोज भाई बताएंगे। अरे रुकिए इमरोज भाई बताएंगे। इमरोज भाई इनके पास जवाब क्यों नहीं है इस सवाल का? देखिए, अगर ये जवाब दे देंगे सही मायने में, तो अगर ये पाकिस्तान में बैठे हुए होते तो बिल्कुल सही जवाब देते। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के। अरे चलिए सवाल को बदल देता हूँ, रुकिए इमरोज भाई रुकिए। हाजी नाज़िम से इनको एक जवाब देना है। जल्दी जवाब। इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम हटाइए, अरबी में एक्स मुस्लिम को मुर्तद कहते हैं। पहले अपनी मुर्तद लफ्ज डिक्शनरी से निकलवाइए। मुर्तद का इंग्लिश में करेंगे, एक्स मुस्लिम हिंदी में करेंगे। चलिए एक मिनट, आप लोगों ने दिया है इमरोज रुकिए। हाजी नाजिम से मैं यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं। ये जिशान ने जिसका एनकाउंटर कल हुआ है, जो जहन्नुम पहुंच गया है, उसको, और जो दूसरा फरार है, क्या आप इस प्रकार की वारदातों के बाद उनको लानत भेजेंगे? लानत शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप कि मैं लानत भेजता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये किया, नहीं करना चाहिए उनको? भेजेंगे हाजी नाजिम? तो लीजिए, हमें प्रशासन पे प्रशासन संविधान आप इसके अलावा नहीं बोल पाएंगे कुछ? अल्ली बेगते इसके अलावा कुछ रटा के अलावा कुछ है नहीं, पता है नहीं कुछ? स्कॉलर लिख रखा आपने। अरे अपने आप को प्रूव करो ना, आप स्कॉलर हो। अरे आप प्रूव करो ना, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अरे यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं, मैं उनसे कानून व्यवस्था के सवाल पूछूंगा, सरकार उनकी है। सर्वेश जी है, वो अधिवक्ता भी है, मुझे उनसे संविधान कानून से संबंधित सवाल पूछूंगा, उनसे पूछ लूंगा। समाजवादी पार्टी का टेक उनसे पूछ लूंगा। एक एक्स मुस्लिम की पीड़ा क्या है दूसरे एक्स मुस्लिम पर हुए अटैक के बाद, उनसे समझ लूंगा। आप स्कॉलर हैं, आपसे स्कॉलर वाले सवाल पूछूंगा, जवाब देना दो, नहीं तो निकल लो यहां से, कोई मतलब नहीं है। सीधा सवाल है, इस्लाम की दृष्टि में ये सही या गलत, लानत भेजते हो कि नहीं भेजते हो? इसका बताओ, जवाब दो इसका। एक हदीस से कानून सुन लीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आऊंगा। हाजी नाजिम आपसे ही भिड़ूंगा, तब तक समय निकाल लीजिए, सर्च कर लीजिए, जवाब बना लीजिए। सवाल वही रहेगा, इस्लाम में ये सही या गलत, जो हत्या का प्रयास हुआ एक्स मुस्लिम के ऊपर, उसने सही किया, जिहादी ने या गलत किया, इस्लाम क्या कहता है? ये सवाल आपसे पूछूंगा। सलीम वास्तिक जी के ऊपर जो हत्या का प्रयास हुआ, उसके बाद में जो पुलिस ने एक्शन लिया, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं। जिशान, उसके पूरे खात्मे की कहानी क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, उसके पास से क्या क्या मिला वो भी हम आपको बता रहे हैं, और किस प्रकार से उसका गला रेता गया। एक बार स्क्रीन पर भैया दिखाइए कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ रत्नेश जी हैं, बीजेपी। रत्नेश जी आइए, सर चेहरा दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। रत्नेश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम हमारे साथ हैं, एक्स मुस्लिम हमारे साथ हैं। और बिना किसी देरी के मैं हाजी नाजिम की तरफ बढ़ूंगा, सीधा सवाल पूछूंगा। हाजी नाजिम जी, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ये जिशान जिसका कल पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जिसने सलीम भाई की हत्या की कोशिश की, वो जहन्नुम गया होगा या वो जन्नत में गया होगा? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। ये तो देखिए आशीष भाई, हम लोगों को दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा, तभी वहां पता चलेगा जहन्नुम और दोज़ख। इस्लाम क्या कहता है? बात है, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बड़े विचलित हो जाते हैं। मैं विचलित कहा, मैं तो बस सवाल पूछ रहा हूँ। आप स्कॉलर हैं सर, आप या तो स्कॉलर हटवाइए, आप ये बोलिए मैं इस्लाम जानता नहीं हूँ। हटा दीजिए,
आप अरे जानते हटा हैं कि नहीं दीजिए, आप तो कहते हैं हटा दीजिए। सर आप स्कॉलर अपने आप में बड़ा शब्द है सर, बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती अल्लाह का है। शुक्र आप है। मुझे मैं स्कॉलर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से हाँ तो सारी मैं चीज़। इसीलिए तो आपसे से पूछ रहा हूँ, हाँ। आप हमारा ज्ञान तो वर्धन कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, जो जिशान कल पुलिस की गोलियों से मारा गया है सर, ये जहन्नुम में गया होगा जन्नत में गया होगा, बस इसका जवाब दे दीजिए सर मुझे बस। हाँ देखिए, मैं देखिए अपने अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या है सर, ये बताइए बस। सुन तो लीजिए। हाँ। देखिए, मैं अपने गाजियाबाद के प्रशासन से अपील करूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वो बता दीजिए उन्होंने जहन्नुम भेजा या स्वर्ग में भेजा। तो ये वो गाजियाबाद बता की पुलिस पाएंगे। जो है सर वो तो कानून का बात करेगी ना, आप स्कॉलर, आप इस्लाम की बात करिए। मैं सुन तो लीजिए, जब आपने प्रशासन कर वैसे बात कही तो मैं तो देखिए अपने कानून की मैं बात तो कर रहा हूं। आपसे सिर्फ भाई, मुस्लिम इस्लाम से संबंधित सवाल पूछूंगा। आपने हाँ, सुन- अच्छा आज बात भाई बता आप दिया मजहब इनको। इस्लाम की बात करेंगे और मैं देखिए भारत के भाई कानून जो की बात जिससे करूंगा। संबंधित है, आशीष मैं भाई, देखिए मैं भारत एक के एंकर कानून हूं, की सुनिए बात सुनिए मेरा करूंगा। काम जान लीजिए क्या है। मैं एक एंकर हूं, मैंने आप सभी को बुलाया एज एन गेस्ट, और जो जिस विषय पे बोलने आया मैं उससे वही सवाल पूछूंगा। बीजेपी से पूछूंगा कानून व्यवस्था चौपट क्यों है, सर्वेश त्रिपाठी से पूछूंगा उनका वर्जन क्या है, वो किस प्रकार से देख रहे हैं इस सेक्शन को, एक्स मुस्लिम से पूछूंगा उनकी पीड़ा क्या है, व्यथा क्या है। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपसे पूछूंगा भैया इस्लाम की दृष्टि में ये सही हुआ या गलत हुआ, ये जहन्नुम में गया जन्नत में गया। आप इस्लाम की दृष्टि से बताइए, कानून का पाठ ना पढ़ाइए, जवाब हो तो दीजिए, ना हो तो कहिए हाँ भैया हमारे पास का जवाब नहीं है, मैं फंस जाऊंगा, एक्सपोज हो जाऊंगा। बोलिए। हाँ आशीष भाई, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश संविधान से न चले। आप अरे चाहते हैं देश कि संविधान कानून से ही न चल चले। रहा है, तभी ये ठोके सुन जा तो रहे हैं। लीजिए, आप यही तो चाहते हैं, तभी तो आप बार बार कहते हैं। आप नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं भाई, करूंगा। भाई मैं तो देश के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हो गया आपके पास जवाब नहीं है सर, हो गया, अब एक्सपोज हो गया। अगर होता था मेरा मुंह बंद कर देते, आप जवाब देके मेरा मुंह बंद कर देते। ठीक है, ओके सर, प्लीज सर बने रहिएगा, बने रहिएगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके पास जवाब नहीं है, हमें पता चल गया। अब कोई फायदा नहीं तू तड़ाक का, कोई फायदा नहीं बहसबाजी का, हो गया समझ गया। आप नहीं बोलेंगे सर, वही आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो आपका भी गला रेत दिया जाएगा, आप बोलेंगे तो आपका भी गला रेत दिया जाएगा। भाई आप लानत भेज देंगे तो आपके ऊपर भी फतवा जारी हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान भारतीय है, अल्लाह का शुक्र है हाजी सर हो गया भैया, हो गया। अब मैं बाकी लोगों से बात करना चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट से बात करना चाहूंगा। हमने और भी गेस्ट बुलाए हैं, सभी से बात करना आवश्यक है। रत्नेश जी, जो ये कल एनकाउंटर हुआ उसमें 14 कारतूस, धारदार हथियार, इटली मेड पिस्टल, ये तमाम चीजें, उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की सप्लाई पर क्या कहेंगे आप? इतने बड़े पैमाने पर कैसे हथियार इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं? एक तमाचे भर का जिशान था, वो दुनिया भर के हथियार लेकर घूम रहा है। बाकी मैं अपराधियों का क्या ही कहूं, ये चल क्या रहा है यूपी में, आपके राज्य में? आशीष भाई देखिए, अभी लगातार आपने मुस्लिम स्कॉलर से जो सवाल पूछे, मेरे इस सवाल का जवाब उनकी बातों में ही छुपा हुआ है। जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवादी लोग छदम चोले ओढ़कर और ऐसे अपराधियों को इस्लाम के नाम पे आगे करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, लेकिन उसके साथ साथ नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं अपने राज्य के प्रति, सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति। इस प्रकार की सूचनाएं अगर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, कोई ऐसी घटना हो रही है, तो निसंदेह उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हम कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आसिफ भाई अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब पूछ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली शेख साहब जो हैं, अली शेख जी की जो सरकार थी 2012 से 2017 तक, उसमें कानून व्यवस्था का आलम ये था कि अली शेख साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2012 में 227 दंगे, 2013 में 247 दंगे, 2014 में 242 दंगे, 2015 में 219 दंगे और 2016 में 100 दंगे हुए थे, लगभग 1000 के आसपास। मुझे सर सुनिए ना रत्नेश जी, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा, जल्दी से समाहित कीजिए। और इनकी सरकार के मंत्री, अली शेख साहब की सरकार के मंत्री आजम खान ने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बताया था कि 2012 से 2016 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस वालों पर 1044 हमले हुए थे। मतलब पुलिस वालों पर 1044 हुए, औसतन निकाल लिया जाए तो 210 हमले प्रतिवर्ष के आसपास। अब अली शेख साहब की पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अली शेख साहब की पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, अली शेख नहीं, उनका नाम अखिलेश है सर। सुनिए ना, उनका नाम अखिलेश यादव है। भाई अली शेख भी अच्छा नाम है। नहीं, ये मत, अखिलेश यादव जी हैं। अली शेख से दिक्कत है क्या समाजवादी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल किसी को भी दिक्कत होगी, अगर किसी का भी नाम बिगाड़ेंगे तो गलत है। समाजवादी पार्टी को अली शेख से दिक्कत है क्या? अनपढ़ हो, समाजवादी पार्टी को अली शेख से दिक्कत है क्या? अनपढ़ हो, समाजवादी पार्टी को अली शेख से दिक्कत है क्या? तुम
विक्षिप्त हो, अच्छा ठीक है, ओके। दिवालिया, मेंटल बैंक, ओके, एक सवाल और है मेरा। सर्वेश जी सुनिए, सर्वेश जी सुनिए, मेरा सवाल है सर, मुझे एक सवाल है, ये जिशान जो मारा गया है, रुकिए एक बार, रत्नेश जी का ऑडियो डाउन करना भैया। सर्वेश जी सुनिए थोड़ा सा, अरे कुछ पॉइंट पे बात कर लें सर। सुनिए, अब ये व्यक्तिगत हमला मत कर, मैंने टोक दिया, मेरा अपना काम कर दिया, मैंने उनको जवाब दे दिया है। अभी आपसे सवाल है सर्वेश जी, ये एक जिशान नाम के अपराधी के पास, जिहादी के पास से इटली मेड पिस्टल मिली। यही लोग राशन के लाइनों में खड़े होते हैं। इन लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी महंगी इटली मेड, मतलब जाहिर सी बात है महंगी ही होगी वो, इतनी बड़ी बड़ी पिस्टल, इस प्रकार की चीजें कैसे पहुंच जाती हैं? मैं बताता हूं कैसे पहुंचती है आशीष जी। ये भारत जो है, सरेंडर मोदी की सरकार चल रही है केंद्र में। फिर आपने गलत नाम लिया सर, अभी मैंने अली शेख बोला, मैंने टोका ना, तो मैंने टोका ना, फिर तो अली शेख भी सही होगा, फिर तो इस भाषा में पूछा जाएगा, उसी भाषा में जवाब नहीं। मैंने आपसे पूछा सर, तो मैं चाहूंगा एक डेकोरम में रहते हुए आप उनकी तरह मत बनिए ना। आशीष भाई जवाब सुन लीजिए। हाँ, नहीं बनना चाहता, मैं एकदम नहीं बनना चाहता, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। इनकी तरह बन भी नहीं पाऊंगा, अनपढ़ कैसे बनूंगा मैं? वो नहीं मिटा सकते ना अपनी जात। सुनिए, पहली बात यह है कि कानून व्यवस्था पे जब सवाल पूछा जाता है तो भाजपा हमेशा चुप हो जाती है। जैसे आपने एक अच्छा सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। दिक्कत यह है कि एक पैनलिस्ट, हालांकि मुझे लगता नहीं है भाजपा ने इनको प्रवक्ता बनाया होगा, लेकिन एक नेता, जिम्मेदार आदमी टीवी पे, लाइव चैनल पे बैठ के बोल रहा है कि हमने अतीक को मरवा दिया। अभी आपने सुना, जबकि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारा गया था वो। ऐसे लोगों को यहां से अगर कानून व्यवस्था होती तो इनको उठा के जेल पहुंचाया जाता, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे मारा गया, मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये अपराधी अगर पैनलिस्ट बैठेंगे तो कानून व्यवस्था ऐसे ही लचर होती है। दूसरा, ये सवाल सरकार से ही पूछा जाना चाहिए कि अगर इटली मेड हथियार आ रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप डेटरेंस देखिए, डेटरेंस जीरो है, हत्याएं हो रही हैं और इतना मन बढ़ा हुआ है। ये कहीं इसको जस्टिफाई, चाहे जिशान कर रहे हो, चाहे सलमान कर रहे हो, चाहे कोई कर रहे हो, चाहे सर्वेश कर रहे हो, ये ऐसी चीजों को जस्टिफिकेशन कोई नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए नरक ही होता है और कुछ नहीं होता। और पुलिस का काम है नरक में पहुंचाना, कानून का ठीक है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन में इमरोज जी से लेकर फिर मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर, एक जरा इमरोज जी हमारे साथ हैं, एक्स मुस्लिम है। ओके सर, ओके, मिल गया, आपका जवाब आ गया है। देखिए, जो हमारे साथ अभी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े थे वो तो भग गए, इमरोज भाई। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ये तो मरकर देखना पड़ेगा कि वो जहन्नुम में गया या जन्नत में गया। वो लिखे थे हाजी नाजिम, हाजी मतलब हज किया हुआ व्यक्ति, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। तो हज क्यों किया जाता है? शायद इसीलिए किया जाता है कि जन्नत मिले। तो क्या हज जाने से पहले मर के देखा होगा इन्होंने कि क्या मिलेगा या नहीं, उसके बाद ये हज गए होंगे? इन चीजों पर जवाब क्या दे पाएंगे वो, मैं आपसे समझना चाहूंगा बतौर एक एक्स मुस्लिम। देखिए ऐसा है, वो क्या जवाब दे पाएंगे? अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कहीं बैठे हुए होते तो एकदम सच्चा जवाब देते, सच बोलते भाई साहब। तो उनका जब मैं बताता हूं, इस्लाम की रूह से इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर उसने गैर मुस्लिमों को मारा, काटा हद से ज्यादा, तो वो कहलाएगा गाजी, मतलब काफिरों का, मुशरिकों का, मुर्तदों का, मुनाफिकों का कत्ल करने वाला, जो इस्लाम में नहीं है, तो गाजी कहलाएगा। और अगर वो मर जाता है तो लिखा हुआ है साफ तौर से कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला, यही ढकोसले हैं, यही कुरीतियां हैं जिनको वास्तिक जी बताते थे, आप बताते हैं, और इसीलिए उनका गला रेत दिया जाता है। आलोचना का जवाब होता नहीं है तो हथियार जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, गला रेता जाता है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार, समय देने के लिए आप सभी का बहुत आभार सर। और ये बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद में जिशान को भेज दिया गया है। इनके हिसाब से जो 72 हूरें होती उनके पास, इनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है। इस प्रकार का मजहबी तांडव कोई करेगा तो जवाब सिर्फ गोली से दिया जाएगा। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।